हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। इससे पहले कि हम सेट्स को स्टार्ट करें, हम लोग जो आप 8th 9th 10th में जो सेट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करें। जो सेट सबसे बेसिक सेट, जो सबसे पहले आपने जो पढ़ा था शायद 8th में, उसका नाम है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब ये जो सेट है ये सबसे बेसिक सेट है मैथ्स के अंदर। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं डबल लाइन एन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, कभी भी आप किसी भी सेट में 3 डॉट देखो तो आपको समझ जाना है वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करना है। राइट, अब ये जो सेट है ये सबसे बेसिक सेट था जब मैथमेटिशियंस ने इसको इन्वेंट किया, जब नंबर्स इन्वेंट हुए उसके बाद ये सेट आया। ठीक है, सारे जो नंबर्स इन्वेंट हुए थे वो उन्होंने इस सेट में डाल दिया और उसको बोल दिया द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब धीरे धीरे क्या किया मैथमेटिशियंस ने, जो ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स के अंदर, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो ये सब चीजें करना स्टार्ट किया इस सेट के अंदर जो नंबर्स थे उनके साथ। सो जैसे उन्होंने स्टार्ट किया 2 + 3 करना स्टार्ट किया तो उनको 5 मिला, अगेन एक नेचुरल नंबर मिला, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी इस बात से। लेकिन जब उन्होंने किसी एक नंबर को खुद के साथ सब्ट्रैक्ट किया, जैसे 3 - 3, अब उनको पता नहीं चला कि इसको आगे क्या नंबर लिखे, क्योंकि वो नंबर इस सेट में नहीं लिख सकते कोई भी। ठीक है, तो उन्होंने एक सिंबल इन्वेंट किया, ठीक है, जिसको हम आज जीरो बोलते हैं। मतलब कुछ नहीं को डिनोट करने का उन्होंने एक तरीका निकाला कि कुछ नहीं बचा तो उसके लिए एक डिनोट करने का एक सिंबल उन्होंने बनाया, और फिर उन्होंने एक सेट बनाया, इसको जीरो को इसके साथ इंक्लूड करके, और उसको बोल दिया द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब अगेन उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किए इन होल नंबर्स के साथ। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने ऐसे इक्वेशंस बनाए, जैसे कोई एक होल नंबर ले लिया 2 और उसके साथ एक वेरिएबल रख दिया +3 = 5, सारे होल नंबर से आप देख सकते हो। ठीक है, सो 2x = 5 - 3, सो 2x = 2, सो x = 1। आप देख सकते हो हमको जो सॉल्यूशन मिला, मतलब जो x की वैल्यू जो आपने आज तक जो आपने पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसको जब आप सॉल्व करते हो तो उसका सॉल्यूशन जो होता है वो x की वैल्यू होती है। राइट, अब x की वैल्यू उनको 1 मिली, उन्होंने देखा कि होल नंबर है ये भी। ठीक है, तो सॉल्यूशन उनको होल नंबर मिल रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसे इक्वेशंस बनाए, x - 3 = या 2x - 3 = 2, इस तरह से इक्वेशंस बनाए। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, सो 2x = 2 + 3, सो 2x = 5, सो x = 5/2। अब आप देखो ये 5/2 जो है ये फ्रैक्शन है। ठीक है, अब ये होल नंबर्स, उसका नाम ही है होल नंबर्स, मतलब पूरे नंबर्स। ठीक है, इसके अंदर फ्रैक्शंस नहीं है। राइट, तो अब उनको फ्रैक्शंस मिलने लगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ इक्वेशंस उन्होंने ऐसे सॉल्व किए, x + 3 = 0, सो x = -3। अब देखो ये सारे होल नंबर्स है, इसका कोएफिशिएंट भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, लेकिन उनको क्या मिला आंसर -3। तो उनको ऐसे नेगेटिव नंबर्स मिले, फिर ऐसे फ्रैक्शंस मिले। ठीक है, तो उन्होंने पहले क्या किया, नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया इसके अंदर। अब उन्होंने देखा कि जब हम x + 2 लेते हैं तो x = -2 मिलता है, तो मतलब उनको ये जो नंबर्स थे सारे इनके माइनस मिलने लगे। ओके, और जीरो का उनको पता था कि जीरो क्योंकि कुछ नहीं होता, तो वो माइनस हो प्लस हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इन नंबर्स के नेगेटिव ले लिए और उसको बोल दिया द सेट ऑफ इंटीजर्स।
-3 -2 -1 0 1 2 3 सो उन्होंने पहले इंटीजर्स बनाए, फिर उनको ऐसे फ्रैक्शंस मिलने लगे, तो फिर उन्होंने इन फ्रैक्शंस को भी इनके बीच में ऐड कर दिया। अब देख सकते हो 5/2 मतलब 2.5 होता है, मतलब बेसिक्स को अगर डिवाइड करो तो 2.5 होता है, मतलब ये 2 और 3 के बीच में होता है 2.5। ओके, तो उन्होंने रैशनल नंबर्स, उन्होंने नाम दे दिया उसको रैशनल नंबर्स, जो उन्होंने ऐड किए सारे फ्रैक्शंस इनके बीच में, मतलब ये तो नंबर्स है ही, इनके बीच में जो फ्रैक्शंस मिले वो ऐड कर दिए और उन्होंने इसको नाम दिया द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। वो हम लोग आगे देखेंगे कि रैशनल नंबर्स को इनके जैसे कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, वो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म जब देखेंगे तो उसके अंदर नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि रैशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। देन उनको कुछ इक्वेशंस ऐसे मिले जैसे x² + 2 = 0, सो उनको मिला x² = -2, सो x = √-2, राइट, सॉरी पहले प्लस ले लेते हैं, माइनस x = x² = 2, तो x = √2, राइट। अब ऐसे जो इक्वेशंस उन्होंने सॉल्व किए तो उनको x = √2 मिला। अब आप देखो ये जो √2 है ये इररेशनल नंबर है, जो आप 10th में पढ़ चुके हो, ये इररेशनल नंबर है, और इररेशनल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में आप नहीं लिख सकते, राइट। तो क्योंकि इसको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रैशनल नंबर वो होता है जो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब आप देखो जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स के अंदर जैसे -2 ले लो, अब -2 को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, कैसे, -2/1 करके, ठीक है। तो इन सारे नंबर्स को अब आप देखो इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, सारे जो नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर्स के अंदर है, आप देख सकते हो यहां से सारे नेचुरल नंबर्स है, सारे जो होल नंबर्स है वो इंटीजर्स के अंदर है, आप देख सकते हो यहां से सारे होल नंबर्स है, सारे जो इंटीजर्स है वो रैशनल नंबर्स में आएंगे, क्योंकि रैशनल नंबर्स में ऐड क्या होगा, सिर्फ फ्रैक्शंस ऐड होंगे, बाकी ये तो होंगे ही, उसके साथ साथ फ्रैक्शंस भी होंगे, ठीक है। तो सारे ये नंबर्स प्लस फ्रैक्शंस = रैशनल नंबर्स, राइट। तो लेकिन अब उनको एक और नया तरीके का नंबर मिला जिसको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी वो नंबर है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक और सेट बनाया, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स का एक अलग सेट बनाया, और रैशनल नंबर्स का जो सेट था उसके अंदर इनको ऐड कर दिया, और उस पूरे सेट को उन्होंने नाम दे दिया सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है इसके आप दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, एक रैशनल नंबर्स और एक इररेशनल नंबर्स, दोनों मिला के होता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इसको डिनोट करने का तरीका हम लोग 3rd चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ये ज़्यादा यूज होता है, इसका जो डिनोट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे, इन दोनों को डिनोट करने का तरीका आगे के वीडियोस में आप देखोगे, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले गलती से लिखा था वही वापस लिखते हैं, अगर सपोज ऐसे भी इक्वेशन बन सकता है, अब देखो इसका भी कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, मतलब वो रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो उन्होंने ऐसे भी इक्वेशंस, ये भी रियल नंबर है, तो ऐसे इक्वेशंस सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो उनको मिला x², अगर 2 को वहां ले जाओ तो -2 होता है, तो √-2, अगेन उनको एक नया नंबर मिला। अब ये नया नंबर क्यों है, अब √2 और √-2 इसमें क्या डिफरेंस है वो समझो। सपोज मैंने लिखा √-2, अब इसका आंसर क्या होगा ये हमको नहीं पता, अब ये पता लगाना है तो क्या करेंगे, √4 क्या होता है वो पहले देखो। √4 अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात करें तो √4 जो होता है वो 2 होता है, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, मतलब ये कि 4 जो है, मतलब इसके अंदर रूट के अंदर जो नंबर है वो किसी एक नंबर का स्क्वायर है, जैसे 2 का स्क्वायर, जैसे रूट के अंदर अगर सपोज 9 है तो इसका मतलब रूट के अंदर जो नंबर है, रूट के अंदर जो 9 है, ये वाला रूट के अंदर जो 9 है
वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, ये पक्का होता है। ठीक है, तो रूट के अंदर जो नंबर होता है वो किसी एक नंबर का स्क्वायर होता है। मतलब ये कि रूट, अब यहां पे देखो, रूट के अंदर क्या है, -2, तो इसका मतलब ये है कि -2 जो है वो कोई एक नंबर है, उसका स्क्वायर है, जो हमें नहीं पता। ठीक है, अब आप सोच के देखो कि क्या कोई भी ऐसा रियल नंबर आपको मिलेगा कि जिसका स्क्वायर -2 होगा। सोच के देखो कोई भी नंबर, जैसे रियल नंबर, जैसे -4 ले लेते हैं। अब -4 का अगर आप स्क्वायर करोगे, क्योंकि ये दोनों माइनस है, तो आपको ऐसा लगेगा कि -4 का स्क्वायर करेंगे तो शायद -2 मिलेगा। तो -4 का स्क्वायर, सो -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 4 16, तो आपको 16 मिला, राइट। तो ऐसा आप देखोगे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। जैसे 2 अगर आपको चाहिए तो 2, आप √2 अभी देखा हमने, √2 एक रियल नंबर है, तो √2 इंटू √2 2 होता है। अब -√2 इंटू -√2 अगेन 2 होता है, राइट। तो आप देख सकते हो कि -2 किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नहीं होता। कोई भी माइनस नंबर किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो नहीं हो भी नहीं सकता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। रियल नंबर या तो नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो होल नंबर हो चाहे फ्रैक्शन हो, या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। दोनों लेके देख लिया हमने, जो आंसर मिल रहा है वो हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, तो रूट के अंदर -2 जो है वो कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर वो हो। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक नया सेट बनाना पड़ा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके अंदर वो सारे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे 4th चैप्टर के अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 2 पार्ट होते हैं। अगेन, सारे रियल नंबर्स होते हैं और सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है, उनको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, वो हम लोग 4th चैप्टर जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरे सेट का ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट। अब हम लोग आगे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो सेट्स है ये आप 8, 9, 10 में पढ़ चुके हो। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं था कि ये कैसे बने हैं। ठीक है, सारे सेट्स जो है वो यहाँ से बने हैं। इसमें ऑपरेशन लगाया तो उनको आंसर कहीं बाहर मिला, फिर उन्होंने वो इंक्लूड किया, ऐसे इंक्लूड एक एक करके इंक्लूड कर करके आंसर्स उनको ये मिले। एंड अभी जो चल रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बाहर हमको कोई भी नंबर नहीं मिला है आज तक। ठीक है, तो अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, राइट। क्लियर हो गया? ओके, आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सेट्स। सेट्स जो होते हैं मैथ्स के अंदर, उनका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन सेट्स वेल डिफाइंड collection of objects or numbers is called set। बेसिकली ये जो सेट की जो टर्म है ये अनडिफाइंड है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए हमने एक डेफिनेशन बना रखा है। ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स इज कॉल्ड अ सेट। अब इसके अंदर ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि यही वो वर्ड है जो सेट जो हमारे नॉर्मल लाइफ में होते हैं, जैसे सेट ऑफ बुक्स है, सेट ऑफ क्लोथ्स है, मतलब कपड़ों के सेट है, बुक्स के सेट है, फिर टूल्स के सेट है जो मैकेनिक्स यूज करते हैं। तो ये जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो सेट्स होते हैं
उनसे मैथ्स के अंदर जो हम सेट पढ़ते हैं वो कैसे अलग है, तो वो ये वर्ड उनको अलग करता है। ठीक है, अब जानते हैं कि ये वर्ड क्या है। जैसे सपोज मैंने लिखा ए, हम लोग जनरली अल्फाबेट से सेट को डिनोट करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से। तो ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल इंटरनेशनल players of cricket players of India। ये मैंने एक सेट बनाया, ठीक है, एक सेट ए है, वो क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स आज तक खेले हैं वो सारे इस सेट में आएंगे, ए सेट में। उसको सेट को डिनोट करते हैं ऐसे करली ब्रैकेट से, तो उसके अंदर उनके सब नाम आएंगे एंड बंद हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो बंद होगा ऑब्वियसली, कोई ना कोई एक नंबर होगा। जैसे हम मान लेते हैं आज तक सपोज 750 प्लेयर्स इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं, तो उन 750 प्लेयर्स का पूरा वो सेट आ जाएगा, राइट। अब सपोज ये सेट सपोज आपने बनाया, राइट, या सपोज मान लो मैंने बनाया ये सेट, ठीक है। मैंने इंटरनेट पे सर्च करके सारे प्लेयर्स के नाम मैंने सर्च किए, कितने इंडिया के लिए खेले कल तक, ठीक है, और वो निकले बस 750, तो उनका मैंने सेट बना दिया। अब किसी और को अगर मैं पूछूं, किसी और को जाके कि आप भी ऐसा एक सेट बनाओ, तो वो मेरे जैसा ही सेट बनाएगा, वो भी अपनी तरफ से सर्च करेगा, ठीक है। प्लेयर्स के नाम आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब वो किसी एक प्लेयर का नाम पहले लिखेगा, मैंने वो प्लेयर का नाम आगे लिखा होगा, ठीक है। इस तरह से वो ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन वो भी 750 प्लेयर्स का ही सेट बनाएगा। अब सपोज मैं किसी और कंट्री में जाता हूँ, जैसे सपोज इंग्लैंड में जाता हूँ, और वहां के किसी एक पर्सन को बोलता हूँ कि आप भी ये एक सेट बनाओ, वो भी इंटरनेट पे सर्च करके सेम सेट बनाएगा मेरी तरह, ठीक है। वो उसके सेट में भी कितने प्लेयर्स का नाम होगा, 750 प्लेयर्स का नाम, ठीक है। तो ऐसे जो सेट होते हैं, जो कोई भी पर्सन बनाए पूरी दुनिया में, तो वो जो सेट है वो सेम आएगा। मतलब नाम आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ उसके अंदर कितने नाम आएंगे वो भी सेम होगा, ठीक है, और पूरा जो सेट होगा वो भी सेम होगा, राइट। तो ऐसे जो पर्सन टू पर्सन जो सेट चेंज नहीं होते उनको हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड सेट्स। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें वेल डिफाइंड नहीं होता, मतलब आपको क्लियर होगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। सपोज एक सेट बी ले लेते हैं जो है सेट ऑफ हार्ड सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 11, ठीक है। अब आप देखो ये जो सेट है ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, मतलब अगर किसी को मैथ्स हार्ड लगता है तो उसके सेट में मैथ्स आएगा, किसी को मैथ्स और फिजिक्स हार्ड लगता है तो उसका जो सेट बनेगा वो उसके अंदर मैथ्स और फिजिक्स आएगा। जैसे सपोज किसी एक स्टूडेंट को आपने पूछा तो उसने बताया कि मैथ्स हार्ड सब्जेक्ट, उसको सिर्फ मैथ्स लगता है तो उसने ये सेट बनाया। दूसरे किसी को पूछा तो उसको मैथ्स और फिजिक्स हार्ड लगता है, मैथ्स और फिजिक्स। किसी तीसरे बंदे को पूछा तो वो बताएगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब आप देखो पर्सन टू पर्सन ये सेट चेंज हो रहा है वही, लेकिन उसके जो एलिमेंट्स हैं इनको एलिमेंट्स बोलते हैं बेसिकली, जो सेट के अंदर होते हैं वो हम देखेंगे आगे। ये जो एलिमेंट्स है मतलब सेट के अंदर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो सेट होते हैं जिसमें पर्सन टू पर्सन सेट्स चेंज होते हैं उसके अंदर के एलिमेंट्स, उनको हम वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ऐसे जो सेट है वो मैथ्स के अंदर इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये एक नॉट वेल डिफाइंड सेट है, नॉट वेल डिफाइंड सेट।
और एक और एग्जांपल लिख देता हूँ जिसमें वेल डिफाइंड ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। इसमें सारे तो नहीं लिख सकते, कुछ नाम आएंगे। सो ये एक वेल डिफाइंड सेट है, दिस इज वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, अगर आपको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वेल डिफाइंड का डेफिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ्स में हम लोग जो वेल डिफाइंड होते हैं इस तरह के वही सेट हम लोग लेते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आप किसी को भी पूछो दुनिया, पूरी दुनिया में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखो, वो ऐसे लिखेगा जैसे हमने लिखा था। राइट, अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। जैसे मैंने आपको दे दिया थोड़ा आइडिया, जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 6 7, सपोज ये एक सेट है। राइट, अब इसके अंदर जो 2 है, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, मतलब 2 जो है वो a का क्या है, एलिमेंट है। उसी तरह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2 बिलोंग्स टू a, ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2 इज कंटेन्ड इन a। ठीक है, तो 3 तरीके हैं। किसी भी नंबर को अगर आपको बताना है तो वो किसी सेट का एलिमेंट है, तो हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, इज एन एलिमेंट ऑफ, ये भी लिख सकते हो, एन एलिमेंट ऑफ, बिलोंग्स टू भी लिख सकते हो, और इज कंटेन्ड इन, ये वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तीनों अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग इस तरह से डिनोट एलिमेंट डिनोट करने के तरीके आपको मिलते हैं। राइट, अब सपोज मुझे बताना है 5 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, आप देख सकते हो 5 इस सेट के अंदर नहीं है, तो मतलब वो इस सेट का जो है वो एलिमेंट नहीं है। तो 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A। ऐसे भी लिख सकते हो, या 5 डज नॉट बिलोंग टू A, या और 5 is not contained in A। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट को किसी सेट में है या नहीं, तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हो। ठीक, किसी को अगर लिखना है तो लिखिए। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सपोज द सेट, सपोज A इज इक्वल टू द सेट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ये जो सेट है ये अनडिफाइंड है, सॉरी नॉट वेल डिफाइंड। क्यों, व्हाई दिस इज नॉट वेल डिफाइंड? बिकॉज ब्यूटी जो है, फ्लावर्स किसी को अच्छे लगते हैं तो वो उसको सेट है, तो पर्सन टू पर्सन
ब्यूटीफुल किसको ब्यूटीफुल लग सकता है कोई फ्लावर, किसी और को नहीं लग सकता, तो वो उसके सेट में नहीं आएगा। ठीक है, तो सारे सेट जो है वो सेम नहीं होंगे। अगर आप लोगों को पूछोगे कि आपका ब्यूटीफुल फ्लावर, आपको कौन से फ्लावर्स ब्यूटीफुल लगते हैं, तो वो जो नाम बताएंगे वो सबके सेम नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरीके से आप अलग अलग एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं, आप भी ऐसे एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो खुद घर पे। ठीक है, उसी से आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब जैसे एलिमेंट का देखते हैं, तो A इज इक्वल टू सपोज 2 3 5 है, सो हम लोग लिखेंगे 3 इज एन एलिमेंट ऑफ A। अब सपोज B है सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। सो हम लोग बोल सकते हैं इसको देख के कि 7 इज या 7 बिलोंग्स टू B। वाई? बिकॉज 7 इज एन ऑड नंबर। तो ये जो सेट है ये सारे ऑड नंबर्स का सेट है, ऑड नेचुरल नंबर्स का, मतलब 1 3 5 7, तो उसमें 7 आ गया, तो 7 बिलोंग्स टू B। या फिर हम लिख सकते हैं 8 डज नॉट बिलोंग टू B। राइट? ठीक है, क्लियर? तो आपको अगर ये एग्जांपल्स लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, तो आज यहीं तक स्टॉप रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। सेट्स को जब हम रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमने देखा था कि रियल नंबर्स और रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो वो रिप्रेजेंट करने के जो है वो 2 तरीके हैं। एक है रोस्टर मेथड और एक है सेट बिल्डर फॉर्म, या रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो 11th का जो मैथ्स है, ये आपने जो अभी तक 10th में जो मैथ्स पढ़ा है उससे थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत अलग है एक्चुअली। क्योंकि अब तक जो 10th में जो आपने मैथमेटिक्स मैथ्स का जो स्ट्रक्चर पढ़ा वो एकदम से चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि कॉन्सेप्चुअली, मतलब जैसे आपको मैथ्स पहले, जैसे कोई बोलता था कि मैथ्स पढ़ने बैठो, तो हम लोग हंसते थे कि मैथ्स पढ़ने का थोड़ी होता है, वो तो मतलब लिखने का काम है। तो ऐसा नहीं है, 11th 12th में आपको एक्चुअली में मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का मैथ्स होता है कि आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। मतलब ये कि एक्सरसाइज पहले 10th में क्या होता था कि एक्सरसाइज सॉल्व करते थे, राइट, 10th तक। लेकिन अब क्या होगा कि आपको चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो या साइंस पढ़ते हो, कैसे आप पहले वो पढ़ते हो फिर उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हो, वैसे ही आपको इस बार मैथ्स में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। राइट, तो आपको ध्यान रखना है कि हर चैप्टर पढ़ना है, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है देन ही आपको एक्सरसाइज अच्छे से आएगी, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा 11th और 12th में। ठीक है, तो ये आपको एक अप्रोच चेंज करना है पढ़ने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।